हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज की सीरीज से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आपका 1 to 5 हो, 6 to 8, 9 से 10 या फिर 11 से 12। तो जितने लोग भी चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सो दैट सारी क्लासेस आपको मेरे चैनल से मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और कल वाली क्लास और आज की क्लास मैंने सोचा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, तो ये पूरा एक ही साथ पीडीएफ दूंगी तो पूरा कंटेंट एक साथ रहेगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। आज की क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है कॉमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो चलिए, वैसे भी आप लोग वीडियो को जो है बिना कहे ही लाइक कर देते हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर बताना कि आज की क्लास से आपके कितने स्कोर बने हैं। देखिए, कल तो हम लोगों ने बस ज्योग्राफी किया था ना यहाँ तक, बट आज ज्योग्राफी, उसके बाद से हिस्ट्री एंड देन हम लोग पॉलिटी करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कम समय में ज्यादा प्रश्न करेंगे। तो पहला ही है कि चिल्का झील किस पंछी और जंतु के लिए प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, राजहंस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेमिंगो, इस तरीके का दिखता है। आपसे पूछ सकता है कि चिल्का झील जो है किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लेमिंगो। तो यहाँ से कुछ और भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कई बार पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में चिल्का झील के पास स्थित है। तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आपसे पूर्वोत्तर भारत का पूछा है, और पूर्वोत्तर भारत का अगर आपसे पूछे कि कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो है लोकटक झील। और ये किस राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है, मणिपुर में है। ठीक है। लोकटक झील है मणिपुर में, और ये जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये झीलों से नहर, नदियां, पर्वत, पठार, यहां से ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारे आपको पता होने चाहिए। कोई जानता नहीं है ना कि कौन सा प्रश्न किसके क्लास में, मतलब किस क्लास वाले में पूछ लिया जाएगा, इसलिए भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक, अब ये देखो, ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील, दोनों प्रश्न, इसलिए मैंने आपको बोला कि ध्यान से पढ़ना। अगर आपसे प्राकृतिक मीठे पानी की झील पूछेगा तो वो वुलर झील होगा, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो लोकटक झील है। इसलिए दोनों क्वेश्चन ही मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, तो वो है हमारा वुलर झील। ठीक है। वुलर झील जो है, और ये पूछेगा कहां पर है, तो भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश के बांडीपुरा जिले में स्थित है। ये पूरा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना कि ये आपसे पूछेगा कि वुलर झील जो है कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक है ये, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक मीठे पानी की झील वुलर झील, यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हर एक राज्य में आपको पता ही है, वहां से कुछ भी पूछ लेंगे। तो सांभर झील कहां पर स्थित है, तो सांभर झील जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। देखो, तटीय खारे पानी की झील पूछा है, तो यह है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की जो झील है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के, इसी में पूछा जा सकता है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। तो प्रश्न को किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में ही है। ओके। चलिए अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उमियम झील, जिसे बारा पानी झील के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम जिसे बड़ा पानी भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं। तो बारा पानी झील या बड़ा पानी झील, ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका है मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा, उमियम झील। अगला प्रश्न, चित्रकूट झरना, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इंद्रावती नदी पर पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले चित्रकूट झरना किस नदी पर है, तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी पर। एक यहां से प्रश्न, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है कि जो चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पे पड़ता है, इसको एक और किस नाम से जानते हैं, तो नियाग्रा झरना। ठीक है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। एक प्रश्न से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कूंचिकल जलप्रपात जो है कहां पाया जाता है, तो यह है कर्नाटक में। ठीक है। और नदी भी आपसे पूछ सकता है कि किस नदी पे है ये कूचिकल जलप्रपात, तो वराही नदी में स्थित है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कूचिकल जलप्रपात कहां पर जो है कहां पाया जाता है, तो कर्नाटक में। और ये अगर आपसे पूछे कि किस नदी पे स्थित है, तो याद रखिएगा वराही नदी पे। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? देखो जो सियाचिन है ना वो आपका काराकोरम पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अब ये सारा ज्योग्राफी का है, तो कल भी हमने ज्योग्राफी ही किया था। कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन, अब कुछ नदियों से भी पढ़ लेते हैं, नदियों से रिलेटेड। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है? देखो बांग्लादेश में जमुना नाम से तो फेमस है, बट हम उसको भारत में किस नाम से पुकारते हैं? तो हम भारत में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि घुमा के भी पूछ सकता है ना कि मान लीजिए कि नाम लिख दिया है ब्रह्मपुत्र, इसको बांग्लादेश में किस नाम से फेमस है? तो जमुना नाम से प्रसिद्ध है। और भारत में हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और जमुना नदी में जमुना नदी जो है ना वो बराक नदी के मिलने पर इसका नाम मेघना पड़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जैसे ये बराक नदी में मिलेगा इसका नाम पड़ जाएगा मेघना, ठीक है। चलिए, और आपको क्लास कैसी लगती है वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग के जो भी कमेंट्स आते हैं ना सारे पढ़ती हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने क्लासेस को और मॉडिफाई करती हूँ, ठीक है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है, कहाँ पर होता है? लद्दाख में, ठीक है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी जो है वो अरावली से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा कि लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कच्छ के रण से होकर अरब सागर में मिलती है, ठीक है। चलिए, देखो बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, बट कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? तो कुछ भी ऑप्शंस में लिखा रह सकता है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया है। तो वो है आपका नर्मदा, ताप्ती और माही। और ये जो माही नदी है ना कर्क रेखा दो बार काटती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना ज्योग्राफी में कि वो कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले याद रखो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियां जो है बहती हैं, तो वो हो गया हमारा नर्मदा, ताप्ती एंड माही नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी, उसको देखते हैं। देखिए, तो वो एक आपका है ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। और ये साबरमती वाला ना क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, और 3 तो गलत लिखे थे बट एक साबरमती लिखा हुआ था। तो सारे ही याद कर लो, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, साबरमती, कुछ भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देखो गोदावरी नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र, इनके ना उद्गम स्थान जैसे कि नर्मदा है, नर्मदा का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है? तो वो हो गया आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो देखो कृष्णा नदी की पहले तो लंबाई देख लेते हैं, 1400 किलोमीटर है। और इसकी जो है ना 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, और ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, एक आपका भीमा हो गया और दूसरा आपका तुंगभद्रा, ठीक है। और कोयना नदी भी इसकी छोटी सी सहायक नदी है। बट अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी की 2 बड़ी सहायक नदियों में एक हमारा भीमा है और एक हमारा तुंगभद्रा है। कोयना नदी भी है बट ये छोटी सहायक नदी है जिस पर कोयना बांध स्थित है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि इसमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, एंड ऑप्शन में आपका तुंगभद्रा लिखा था, बाकी के तीनों गलत थे। तो आप तुंगभद्रा पे जो है टिक कर देंगे। मान लो भीमा लिखा हुआ है और तुंगभद्रा, तो दोनों हो जाएगा। कोयना भी लिखा हुआ है तो तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो वो है हमारा नर्मदा, और बहुत ही सुंदर दिखता है। आप में से कितने लोगों ने देखा है मुझे प्लीज बताइएगा। जो धुआंधार जलप्रपात है भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है, 30 मीटर ऊंचा है। और धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात पहले तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और जिला भी पूछा था, किस जिले में है? जबलपुर में है। प्लीज ये दोनों नाम नोट करके याद कर लेना। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं लिखती हूँ ना, बस ऐसे ही नहीं, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जहां पर जरूरी है वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? तो नर्मदा। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और किस जिले में है? जबलपुर। बस इतना याद कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न, बारी दोआब बीच का क्षेत्र है किस नदी का? तो वो व्यास और रावी,
ठीक है। अगला प्रश्न, आपको पता है कि कावेरी जल विवाद है दो राज्यों के बीच में, और ये दो राज्यों के नाम याद रखना, एक हमारा कर्नाटक हो गया, दूसरा तमिलनाडु। चलो क से तो आप कर्नाटक याद रख लेंगे कि कावेरी से क से कर्नाटक, बट आपको तमिलनाडु, आप ये विवाद का, अगर आप ये विवाद का जो द है, ये विवाद का द को थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो ड बन जाएगा तमिलनाडु। इसलिए याद कराया है क्योंकि जब ऑप्शंस बन के आएगा ना, एक साथ कर्नाटक के साथ कुछ गलत लिखेगा, कुछ तमिलनाडु के साथ, देन आपको किस तरीके से याद करना होगा, ऐसे ही ट्रिक के साथ। तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। और ये 81 वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, बट इसको मैंने दोबारा से लिखा हुआ है और ये कई बार पूछा भी हुआ है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती एंड पूर्णा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, महानंदा नदी की एक सहायक नदी है और वो है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी, महानंदा नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ पे है? तो वो है सतपुड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, बस बीपीएससी ने बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, या फिर ये प्रश्न पूछा था कि सतपुड़ा लिखा था कि सतपुड़ा किसका उद्गम स्थल है, किस नदी का है, तो वो है ताप्ती नदी। कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सोन नदी है, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो है अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? और ये मुझे लगता है आप सभी को पता होगा क्योंकि ये जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो वो है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल चुका है, रामगंगा हो चुका है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना है और 1936 में यहाँ पर बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली, देखो इसका पहले नाम बना हैली, फिर कॉर्बेट, फिर अब रामगंगा, तो इसका सबसे पुराना नाम तो हैली ही है। हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भी याद रखना कहाँ पर है? उत्तराखंड। और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत सबसे पहले आया था, ठीक है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो वो है सिंधु, ठीक है। तो ऐसे भी पूछेगा आपसे कि सिंधु की सहायक नदियों का नाम बताओ, या फिर कुछ भी ऑप्शन बना के दे देगा और बोलेगा कि इसमें से बताओ कौन सी जो है वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो नाम याद रखो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इसका एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, झेलम का जे ले लो, चिनाब का सी ले लो, रावी का आर ले लो और व्यास का आप डब्ल्यू ले सकते हैं, सतलुज का एस। देखो कुछ चीजें आप नदियों को ना ट्रिक से याद करो, नहीं तो भूलता बहुत है। अब क्या करो, JCR WS, आप इस निमोनिक्स बनाकर याद करिए, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा JCR WS। तो जैसे ही कुछ भी पूछेगा तो आपके मन में आएगा अच्छा JCR तो था ही, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, JCR हो गया, JCR एंड WS हो गया आपका व्यास एंड सतलुज, ठीक है। निमोनिक्स बना के याद करेंगे ना तो कभी भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न, कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? उसका नाम है गोदावरी, ठीक है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, वे नदियां कौन सी हैं? तो वो है गोदावरी और कृष्णा। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कोलेरू झील है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, एक हमारा गोदावरी और एक हमारा कृष्णा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी कहाँ पर है? बताओ, कॉमेंट करके बताओ। तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को हम किस नाम से जानते हैं? देखो जो गंगा नदी है वो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है पद्मा नदी, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। क्या है? यमुना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? और वो है गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, और गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी है
ये भी आपसे पूछेगा किस राज्य में बहती है, तो गोदावरी नदी हमारा महाराष्ट्र राज्य में बहती है, जो कि दक्कन के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। तो अगर आपसे पूछे राज्य, मान लीजिए स्टेट का नाम में लिखा हुआ है कि गोदावरी नदी जो है किस राज्य में बहती है, महाराष्ट्र लिखा है, तो आप महाराष्ट्र पे ही टिक करना, ठीक है। और दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं किसको, गोदावरी को। ये दक्षिण भारत की गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। तो ये हो गया हमारा 92। अगले प्रश्न पे कुछ नदियां देखते हैं जिसपे कुछ बांध, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जैसे कि गांधी सागर बांध, ये किस राज्य में स्थित है और किस नदी पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पे है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गांधी सागर बांध किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है, और ये किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल जो है सतलज, ठीक है। तो चलो आपको भाखड़ा नांगल बांध पता चला कि सतलज पे है, बट राज्य क्या है, तो राज्य होगा आपका पंजाब। पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो बांध और किस नदी पे है, किस स्टेट में है, ये 3 चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। उसी तरीके से आपका इंदिरा सागर बांध, ये किस नदी पर और किस राज्य में है, तो ये आपका नर्मदा और मध्य प्रदेश में है। याद रखो, इंदिरा सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी पे बनाया गया है और राज्य आपका है मध्य प्रदेश। तो चलो 2 नदियों के नाम भी देखते हैं और किस राज्य में है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं। तो जैसा कि आपका जो पेंच नदी है ये महाराष्ट्र में है, और बांध इस पे बांध कौन सा है, तो कामथी खैरी बांध। सेम उसी तरीके से जो ओंकारेश्वर बांध है ये किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा, और ओंकारेश्वर बांध आपका किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये ना पेंच नदी का पूछा हुआ था कि पेंच नदी जो है किस राज्य में, महाराष्ट्र में, और इस पे कौन सा बांध बना है, तो कामथी खैरी। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इडुक्की बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो वो है पेरियार। इडुक्की बांध किस नदी पे है, पेरियार। अभी किस राज्य में है, तो केरल में है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, नंबर भले से ना याद रखो, बट याद रखना कि इडुक्की बांध आपका केरल में है, और इस पे किस नदी पे बनाया गया है, तो पेरियार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड बांध आपका किस नदी पे बना हुआ है, तो महानदी, ठीक है, महानदी में है, और ये किस राज्य में है, तो ये है आपका उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है, और यह सबलपुर से लेकर 15 किलोमीटर दूर है। यह बांध जो है संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। जानते ही आप, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा बांध या फिर लंबा बांध कौन सा है, तो वो हमारा हीराकुंड डैम किस नदी पे है, तो महानदी पे है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, तो उसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। इसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो देखो नाम तो आपसे पूछेगा कि ऑप्शंस में दिया रहेगा सिद्रापोंग, ये हो जाएगा, बट कुछ चीजें भी आप ध्यान रखो, जैसे कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिद्रापोग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट था। एक लाइन का अगर आंसर हो तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो वो है हमारा सिद्रापोग, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजघाट बांध नदी किस पर स्थित है, तो ये जो राजघाट है ये आपका बांध बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में रखा गया था, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ये किस सीमा पे है, उत्तर प्रदेश और एमपी की, ठीक है, राजघाट बांध। और किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है। तो आपने देखा कि हमने लगातार जो है 40 से ज़्यादा प्रश्न ज्योग्राफी के डिस्कस किए हैं, और यहाँ पर अब जो है ये हमारा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के कुछ चीज़ें बाकी थी तो मैंने सोचा उसे कवर कर देते हैं इसी में। तो इसके बाद से फिर हमारा पॉलिटी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जो जरूरत है वो मैंने लिखा है। तो श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1699 में। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कब किया था, तो 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु नानक देव, सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न देखो,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। और आपको पता है कि जो मयूर सिंहासन है इस पे कब्जा भी किसी ने किया था, उस जिसने कब्जा किया था उसका नाम था नादिर शाह। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मयूर सिंहासन पर कब्जा किसने कर लिया था? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन भारत से छीन लिया था। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 के आक्रमण के दौरान अपने पास मौजूद बहुमूल्य रत्नों को चुरा लिया था। तो पहला प्रश्न कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर कब्जा किसने कर लिया था? नादिर शाह। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ था 1657 में। ये डायरेक्ट नंबर पूछते हैं कि कब किसकी स्थापना हुई थी, तो 1657। अगला प्रश्न देखो, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। देखो ये प्रश्न जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया ना, ये बहुत पूछते हैं, तो आपको डेट वगैरह भी याद रखना है। तो बक्सर का युद्ध अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश सेना का जो है को किसने लीड किया था, तो वो था मुनरो, हेक्टर मुनरो। अब यहाँ पर जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है, इससे प्रश्न भी पूछता है। तो देखो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से लेके 1760 तक एक बार और 65 से लेके 67 तक 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। तो क्वेश्चन पूछे कि 2 बार बंगाल का गवर्नर कौन बना था? तो रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद से इसी के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहां से तैयार हुए हैं। सबसे पहले तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? मुनरो ने। और 2 बार गवर्नर कौन बना था? क्लाइव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो ये आपसे युद्ध पूछ रहा है और वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ने क्या किया था? फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। अब ये क्या है? तो देखो, सर आयर कूट के अधीन ब्रिटिश सेनाओं ने 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया और पांडिचेरी को घेर लिया। इसीलिए उन्हें हीरो ऑफ वांडीवास की उपाधि मिली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लिट्टन। ठीक है, लिट्टी चोखा से याद कर सकते हैं आप कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिट्टन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था क्लाइव। अभी हमने पढ़ाई क्लाइव के बारे में, तो ये जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? और ये प्रश्न तो मुझे लगता है कई बार पूछा है। सबसे पहले तो पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, कहाँ पर की थी? सूरत में 1612 में। किसने? अंग्रेजों ने। तो ये पहली फैक्ट्री थी ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो उसका नाम है वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? तो वो था 1961। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको ना बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, 1 लाइनर चीजें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तब अकबर था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी ना, उस समय तक अकबर था भारत का शासक। अगला प्रश्न है कि भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। भारत में जो फोर्ट विलियम है वो किस नदी के किनारे स्थित है? और वो है आपका हुगली नदी। याद रखना, हुगली नदी। तो ये वाला क्वेश्चन भी किसी भी तरीके से पूछेगा, तो इसलिए आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। और ये डेट तो मुझे लगता है कि सभी को याद होगा, सभी को। वास्को डी गामा भारत आता है 1498 में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? आप में से होंगे बहुत सारे लोग सारण के, यहीं पर जो है फतेह शाही विद्रोह हुआ था, बिहार के इस जगह पे, सारण। तो कितने लोग हैं यहां से बताना जरूर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्थान जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? और वो है श्रीरंगपट्टनम। बेसिकली ये भी पूछता है आपसे कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी है उसका नाम बताओ, तो श्रीरंगपट्टनम ही है। कुछ भी पूछे जैसे कि टीपू सुल्तान की राजधानी किस रूप में, मतलब राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, उसका नाम बताओ, तो वो हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो वो था सिराजुद्दौला।
जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, और अभी हम डिटेल में देखेंगे बक्सर और प्लासी का युद्ध, क्योंकि ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, और प्लीज डेट के साथ ये ईयर याद रख लेना, क्योंकि प्लासी एंड बक्सर इनके डेट बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए बक्सर के युद्ध में। तो 22 अक्टूबर 1764 को मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी, अभी हमने पढ़ा था ना कि ब्रिटिश का जो नेतृत्व कर रहा था मुनरो कर रहा था, अंग्रेजी सेना के खिलाफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच गंगा नदी के तट पर एक छोटे से शहर बक्सर में हुआ। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कौन कौन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। बक्सर के युद्ध से रिलेटेड है, कुछ भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन नहीं था, तो तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। डेट है 22 अक्टूबर, ईयर है आपका 1764, बक्सर का युद्ध, ठीक है, लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ। प्लासी की लड़ाई जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई थी, और यह 1757 में प्लासी बंगाल में लड़ा गया था। तो ये 1757 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब, तो 1757 में। प्लासी का और बक्सर का दोनों का आपको ईयर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का शासक था, तो हैदर अली जो है मैसूर का शासक था। तो यहां तक जो है हमारा हिस्ट्री हुआ है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री। अब इसके नीचे का आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पॉलिटी भी पूछता है। और एक चीज अच्छी होती है पॉलिटी में कि आपको ज्यादा इसमें बहुत रटना नहीं पड़ता है, बहुत इजी लैंग्वेज होती है, साथ में आपको चीजें पता ही हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कुछ आर्टिकल्स, यही सब पूछे जाएंगे। जैसे कि कौन सरकारी विधेयक को पेश करता है, तो वो है संसद के किसी भी सदन में मंत्री, ठीक है। कौन जो है सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लोकपाल विधायक भारत के संसद में पेश किया गया था कब, तो ये पहला था लोकपाल विधायक 1968 में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो वो है राज्यसभा। इसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं, उच्च सदन, दोनों नाम इसी के हैं। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो है आपका राज्यसभा। अब राज्यसभा के पहले सभापति का नाम याद रखिएगा, कौन है, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष। और लोकसभा का कितना होता है, जरूर बताना। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र, राष्ट्रपति और आपका ये मुख्यमंत्री, ये एज भी पूछेगा, तो एज वाला भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे या तो कल की क्लास में, बट ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 250, 250। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो जो भी राज्यसभा के सदस्य होंगे ना, उनका चुनाव होगा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से भी जानते हैं, उच्च सदन। अभी मैंने आपसे पूछा और वही दोबारा से यहाँ पे है कि उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं, राज्यसभा। और राज्यसभा दोनों सिमिलरली ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा आपसे। तो ये हो गया हमारा 128। अगला प्रश्न देखते हैं 129, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन ले सकता है, मतलब कोई भी विधेयक हो उसको धन विधेयक घोषित करने का डिसीजन जो है वो कौन लेगा, तो वो होंगे हमारे लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, जरूर बताएं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का जो डिसीजन का जो पावर है वो इनके पास है। अगला प्रश्न, क्या धन विधेयक को हम किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, केवल लोकसभा में होगा। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में। अगला, भारतीय संसद के वर्तमान स्पीकर तो आप मुझे बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष, बट जो पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलकर। तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर हैं जीवी मावलकर, ठीक है। 140। अगला देखते हैं, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। आप जानते हैं जो यूपी है, राज्य यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या
सबसे ज़्यादा है अगर पूरे स्टेट का कंपेयर करें तो, बट कितनी है लोकसभा की सीट यूपी में वो आप मुझे बताइएगा। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी है, तो मैं भी आपसे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले। तो लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम किस राज्य की है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो निर्वाचित होते हैं उनकी संख्या है 543। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। जब भी लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है तो जितने भी सदस्य होते हैं मेंबर, उन सभी के द्वारा होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो 552। अब इन दोनों प्रश्न में डिफरेंस देखो, लोकसभा में ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपसे पूछा है तो वो होगा 543, बट अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो वो होगा हमारा 552। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं 30 मिनट में। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी क्लासेस हैं आप इससे बोर भी नहीं होंगे, साथ में आपको ये भी नहीं रहेगा कि अरे अभी 1 घंटा और पढ़ना है। तो इसलिए क्लास डेली करो, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे क्लासेस 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, कितने, तो याद रखना लोकसभा की कुल सदस्यों का केवल 15%। तो संघ के मंत्री परिषद में लोकसभा की कुल सदस्यों का 15% जो है वो शामिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से भी नहीं हटा सकते हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये है हमारा 146 एंड 147 पे चलते हैं। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो वो है प्रधानमंत्री। मतलब जो हमारा अनुच्छेद 78 है उसके अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद के जो भी डिसीजंस होंगे उसके बारे में इन्फॉर्म राष्ट्रपति को कौन करेगा, तो वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा भारत के ये प्रथम थे और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में केंद्रीय राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का जो है प्रावधान किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, संघीय। मतलब भारतीय संविधान में केंद्रीय राज्य दोनों में, मतलब संसदीय लोकतंत्र के रूप में किस शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है, तो वो है संघीय शासन। याद रखिएगा संघीय शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। ये आपका 149 है एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, तो ये है आपका 3री अनुसूची में है। ठीक है, पॉलिटी की तो ऑलरेडी हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आर्टिकल्स वगैरह, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी सब कुछ करा दिया था। तो यहाँ पर कुछ बचे हुए थे, तो भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित जो प्रावधान है याद रखना वो आपकी 3री अनुसूची में है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए और मुझे ऐसा लगता है कि 20 से आई थिंक 30 मिनट भी शायद पूरे ना हुए हों, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आपको क्लास कैसी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना मुझे कमेंट करके। और आपको पता ही है कि कल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में हर एक चीज़ का 2-2, 3-3 लाइन में हम डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।